नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9690660889 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर पेपर को, और इसमें हम कवर करेंगे 60-62 बीपीएससी जीएस पेपर 1 को, राइट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ, इन सभी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारे अपडेट्स आसानी से मिल सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बीपीएससी में, हर ही एग्ज़ाम में होते हैं, जो हर बार रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लें हम अगर, तो मौर्यन आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 64th बीपीएससी में पूछा गया था, और इस वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था 60-62 वाले में। उसके बाद पूछा गया था 53-55 बीपीएससी में। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं रिपीट नहीं करूँगी, हम एक बार ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं 64th बीपीएससी वाले एग्ज़ाम के डिस्कशन में, पेपर के डिस्कशन में। तो उन क्वेश्चंस का यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होगा। जो नए क्वेश्चंस हैं केवल वही हम डिस्कस करेंगे। आप उन क्वेश्चंस को देखने के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। एंड साथ ही हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो अब रेलेवेंट नहीं रह गए हैं। तो रिपीटिशन नहीं है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं हैं। साथ ही अगर आपको कोई और डाउट है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर करने का। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके दौरान बिहार में लोगों की भागीदारी का हमको वर्णन करना है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 का था, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में तीसरा जन आंदोलन था। तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। इस आंदोलन में देश भर के लोगों ने भाग लिया था। ये सबसे बड़ा आंदोलन था, जो थर्ड आंदोलन था, ये सबसे बड़ा मास मूवमेंट था गांधी जी का, ठीक है। और इसीलिए बिहार में भी बड़ी जनसंख्या ने इसमें भागीदारी की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे, जो बिहार से थे। आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कई लोग गिरफ्तार हुए थे, और बिहार के भी कई नेता गिरफ्तार हुए, जिसमें श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, ये सभी लोग शामिल थे। पटना के छात्रों ने भी आंदोलन के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाया था। काफ़ी उन्होंने साहस का प्रदर्शन किया था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक है। जो ये ध्वज था, इसको हालांकि ब्रिटिशर्स उन्होंने आदेश देकर हटवा दिया था, और इसमें जो छात्र थे 7 छात्र शहीद भी हो गए थे। साथ ही सहरसा और सुपौल में पंचायती राज के प्रयोग किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि उस समय पर, इस आंदोलन के समय पर, हम देखते हैं पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसी आंदोलन के समय पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। कहाँ कहाँ पर हुई थी? बलिया में हुई थी, सतारा में हुई थी, ठीक है। तो बिहार में भी इस तरह का एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। सहरसा और सुपौल में पंचायती राज के प्रयोग हुए थे, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट नहीं, पंचायती राज के यहाँ पर प्रयोग हुए थे। नेपाल में जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया जैसे जो बिहारी लीडर्स थे, इन्होंने देश की सेवा करने के लिए आज़ाद दास्ता का आयोजन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार लोगों की भागीदारी असाधारण थी, और उन्होंने आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? बिहार से रिलेटेड, कि बिहार की क्या भूमिका थी, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में शुरू हुई थी, यहाँ पर बताया गया है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसने बॉम्बे में
5 अगस्त 1942 को एक मीटिंग रखी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, और इन्होंने पास किया था रेजोल्यूशन क्विट इंडिया का। उस समय पर इन्होंने पास किया था क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन, और यहीं पर महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लोगन है इस मूवमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से इसको स्वतः स्फूर्त मूवमेंट भी कहा जाता है, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन, क्योंकि इसमें जो लीडर्स थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और जो गांधी जी की स्पीच से लोग प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपना नेतृत्व स्वयं ही किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था, काफ़ी बड़ी जनसंख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और भयंकर इस समय पर जो मूवमेंट था उसको दबाने के भी प्रयास किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है इस मूवमेंट से रिलेटेड। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि गांधी की रहस्यमयता में मूल विचारों का दाव पेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना की अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। गांधीज मिस्टिक consisted of a union of original ideas with a remarkable flair for tactics and uncanny insight in the mass mind। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ बनाई गई है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसमें कहा गया है जो गांधी जी का कैरेक्टर था, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो काफ़ी चीज़ों का मिश्रण थी, तो काफ़ी बैलेंस्ड, उनकी काफ़ी अनोखी पर्सनालिटी थी, उसी के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो हम इंट्रोडक्शन में गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा के रूप में जाने जाते थे, इस तरह से हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और ये एक भारतीय वकील थे जिन्होंने 1947 में अपने देश को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि स्वशासन के लिए अपने अहिंसक असहयोग अभियान के हिस्से के रूप में गांधी जी ने भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर भी जोर दिया था। तो इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कहा था, इन्होंने विलेज लेवल पर बात की थी, विलेज इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करने की, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की स्थापना पर इन्होंने जोर दिया था। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के अधिकारों को प्राप्त करने के साथ ही गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक विशाल संगठन में बदल दिया था। तो हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह मेनली कहा जाता है, उसके बाद से इंडियन नेशनल जो मूवमेंट रही है उसमें गांधी जी ने एक अहम भूमिका निभाई, और उसको गांधीयन एरा भी कहा जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, गांधीयन एरा। फिर हम देखते हैं इन्होंने 3 बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है, जिसमें समाज के सभी स्तर थे, सभी लोगों ने भागीदारी की। ठीक है, तो इनके मास मूवमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। और हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को, जिस समय पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा। इस घटना के कारण, क्योंकि इसमें वायलेंस का प्रयोग हो गया था, इसीलिए गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था। तो ये एक प्रकार से गांधी जी की दूरदृष्टि का ही उदाहरण है, क्योंकि उस दौर में जब लोगों को लग रहा था कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गांधी जी ने परिस्थितियों का सही से आकलन कर इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, तो इनकी जो दूरदृष्टि थे उन्हें जन आंदोलनों के दौरान लोगों की दशा को समझने में ये मदद करती थी। उनको पता था कि कोई भी आंदोलन जो है वो निरंतर नहीं चल सकता, हर आंदोलन की एक अपनी लिमिट होती है, इसीलिए वो सही समय पर वो आंदोलन को स्टार्ट करते थे। और जब उन्हें लगता था कि आंदोलन को लंबा नहीं खींचना चाहिए या तो लोगों के लिए हितकारी नहीं रहेगा, जैसे कि चौरी चौरा की घटना के बाद एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी बढ़ सकता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो ऑलरेडी हो रहा था वो और 2 गुनी 3 गुनी स्पीड से हो सकता था। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि वायलेंस को अपनाने के बजाय वो मूवमेंट को वापस ले लें, ताकि अगर वो वायलेंस को अपनाएंगे तो और परेशानियां बढ़ सकती थी जनता के लिए। तो उन्होंने ये अपनी दूरदृष्टि का ही प्रदर्शन किया था, और उन्होंने सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर जोर दिया, जहाँ पर सभी लोग बराबर हों। उन्होंने दलितों के लिए भी कार्य किया था, तो ये भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बंगाली साहित्य और संगीत में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन करना है। ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करना है बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक में।
रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक लेखक, कवि, चित्रकार और दार्शनिक थे और इन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को एक नया रूप दिया है। ठीक है, इन्होंने बंगाल को वो पहचान दी थी जिसके लिए उसकी जो भाषा और संस्कृति है वो हमेशा से योग्य थी। वो पहचान बंगाल को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दी जा पाई थी। उनकी रचनाएं जनगण मन, अमार सोनार बांग्ला, ये भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं, आपको पता है इसके बारे में। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है गीतांजलि, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त की थी। और संगीत के क्षेत्र में रविंद्र संगीत का अलग ही स्थान है। ठीक है, रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है जो इनका म्यूजिक में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। ठीक है, और हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी शैली से भी ये काफ़ी प्रेरित थे। साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने अपने लेखन में, जो इनका लेखन था, इसके माध्यम से वे बंगाल में पुनर्जागरण लाने में सक्षम रहे थे। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा। तो जो रेनेसा पीरियड होता है वो एक तरह से जो पुरानी परंपराएं थी उनको फिर से एक बार फोरफ्रंट में लाना, जो पुरानी चीज़ें थी उनको फिर से सामने लाना लोगों के, वो कहलाता है। ठीक है, पुनर्जागरण, पुनः एक बार जागृत करना। तो जो टैगोर फैमिली थी उसने, पूरी फैमिली ने इस रेनेसा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, साथ ही आपको पता है जो इनकी पुस्तक रही है ये गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। साथ ही इनके जो और कार्य हैं उनमें मानसी, सोनार तोरी, बालिका, इस तरह के कार्यों को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इनकी जो पोएटिक स्टाइल थी वो काफ़ी वेरीड थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी और इन्होंने 2000 से ज़्यादा संगीत लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं की जांच करनी है। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो इंडिया की विदेश नीति है उसको एक तरह से उसका फाउंडेशन स्थापित किया था। तो हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। सबसे पहले कहा गया है भारत की विदेश नीति का जो संचालन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में ही किया गया, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो स्वतंत्र भारत को जिन्होंने लीड किया था और इसकी फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने स्थापित किया था। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? एक ऐसे समय पर जब इंडिया भुखमरी से पीड़ित था, काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा था और वर्ल्ड जो था वो बायपोलर था, एक तरफ था यूएस, एक तरफ था सोवियत यूनियन। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट की बात कही थी और नॉन अलाइनमेंट में ये इन दोनों ही गुटों में से किसी में भी सम्मिलित नहीं हुए, राइट। तो ये नॉन अलाइनमेंट की जो ये पॉलिसी थी इसमें ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं गुट निरपेक्षता की जो नीति है ये पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित थी। इन्होंने पंचशील के भी जो सिद्धांत है ये स्थापित किए थे। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे म्यूचुअली। हम आक्रमण नहीं करेंगे किसी दूसरे राष्ट्र पर, एक दूसरे के जो सैन्य मामले हैं उनमें भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम समानता पर एक दूसरे से वार्ता करेंगे राष्ट्र आपस में और आपसी लाभ को वरीयता देंगे। साथ ही इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी बात कही थी कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा कंट्रीज़ का। ठीक है, इनकी जो विदेश नीति थी वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोध पर आधारित थी। आपको पता है कि ये जो उपनिवेशवादी एक राष्ट्र के रूप में भारत रहा है तो उन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया और जो भी अफ्रीकन कंट्रीज इससे पीड़ित थी उनका भी इन्होंने साथ दिया। जो रेसिज्म की पॉलिसी रही है, रेसिस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने रेसिज्म की पॉलिसी का यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज इससे पीड़ित रहे हैं, तो वहाँ पर भी इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत इसका विरोध किया और इन्होंने यूएन का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर यूनाइटेड नेशंस जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो पूरा जो ग्लोबल पीस है वो इस्टेब्लिश हो सकेगी। लेकिन कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां रही कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक सोच रखी। इनको लगा कि आइडियलिज्म में चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसी का परिणाम रहा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था उसको इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उस वॉर के चक्कर में
इंडिया को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा और चाइना का जो रियल मोटिव था उसी वॉर से सामने आया। तो इनकी आइडियलिस्टिक पॉलिसी का ही नतीजा था कि ये इंडिया इस वॉर को जीत नहीं सका था, राइट। एक और जो कमी में हम मेंशन कर सकते हैं वो है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीर पर अटैक कर दिया था एक तरह से, तो नेहरू जी यूएन चले गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पैक्ट साइन हो गया था और सीज फायर का ऑर्डर दे दिया गया था और इंडिया का काफ़ी सारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक उनका आइडियलिज्म का ही उदाहरण है। तो इस तरह से हम इनकी कमियां बता सकते हैं, लेकिन एंड में हमको क्या लिखना है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इंडिया की ग्रोथ में। इनकी वो नीतियाँ थी, इनका वो मार्गदर्शन था, जिसकी वजह से इंडिया की एक मजबूत विदेश नीति स्थापित हो सकी और आज इंडिया जिस जगह पर है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है 1813 से 1947 तक बिहार में पश्चिमी जो शिक्षा थी इसके विकास पर हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के साथ भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। सबसे पहले इस एक्ट के माध्यम से इंडिया में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। और 1835 में शिक्षा पर मैकाले की रिपोर्ट ने शिक्षा की जो पद्धति थी उसका माध्यम को प्रभावित कर दिया था। इसका रिजल्ट हुआ था कि इंडिया में जो मेथड और जो मीडियम रहना था वो क्या रहना था, इंग्लिश रहना था। इससे पहले हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जो थी वो कंट्रोवर्सी थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया में वो जो पढ़ाई कराई जाएगी उसकी लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि उसमें मीडियम क्या होगा और जो पढ़ाई होगी वो कैसी पढ़ाई होगी। वो इंडिया में जो पुरानी पढ़ाई होती थी, पद्धति थी, उसी को फॉलो किया जाएगा या ब्रिटिश पद्धति को, वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला था कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी और वो भी माध्यम क्या रहेगा, अंग्रेजी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा जिस्ट बता दिया आपको। फिर हम वापस आते हैं। तो 1835 में शिक्षा पर मैकाले की रिपोर्ट ने शिक्षा की पद्धति और माध्यम को प्रभावित किया था। इससे निश्चित हो गया था कि इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई होगी, वेस्टर्न एजुकेशन से संबंधित। और बिहार में जो पश्चिमी शिक्षा है इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से शुरू किया गया था। ये पॉइंट्स यहाँ पर रिपीटेड है, अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो ये आपका थोड़ा यहाँ पर एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। बिहार में जो जिला विद्यालय है वो पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, तरह, छपरा में स्थापित किए गए थे। और 1863 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग में जिला स्कूल खोले गए थे। साथ ही जनवरी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ ईयर्स के साथ आपको ये सब रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो हमें पॉइंट्स लिखने ही होते हैं ताकि हम अपने आंसर को थोड़ा अच्छा बना सकें। तो बिहार में शिक्षा का विकास इन्हीं कॉलेजेस और इन्हीं इंस्टीट्यूट्स की स्थापना के साथ ही हुआ। तो इनके बारे में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1925 में हम देखते हैं पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और फिर कृषि से संबंधित अनुसंधान और प्रयोगों के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रयोग फर्म जो है वो 1902 में स्थापित किया गया था। और 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थापित किया गया। और 1930 में पटना में पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया गया। तो इस तरह से बिहार में शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा थी, उसका विकास हुआ। और कंक्लूजन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देती हूँ मैं आपको। तो जो भी ये शिक्षा पद्धति लाई गई थी, पश्चिमी शिक्षा का विकास किया गया था, वो सारा किसके लिए किया गया था, ब्रिटिशर्स के लिए। इसमें इंडियंस का कुछ भी नहीं था, इन्हीं के कुछ अपने फ़ायदे थे जिसके लिए इंडिया में ये सारी चीज़ें लाई गई। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कुछ लोगों को तो इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन एज अ रिज़ल्ट जिस समय पर हमें आज़ादी मिली तो केवल 16% ही लिटरेसी थी, जो प्रदर्शित करती है कि विकास उस स्तर पर नहीं हो सका। और इंडिपेंडेंस के बाद जो शिक्षा है, बिहार में शिक्षा का विकास प्रॉपरली किया जा सका, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ऐसे कंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। फिर से यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं मैंने क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल सके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डोकलाम गतिरोध से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है इसके अंतर्निहित कारण क्या थे और भारत ने इससे कूटनीतिक और रणनीतिक मंच पर क्या सीखा। क्या गांधीवादी दर्शन और ऐसे विवादों को सुलझाने में मददगार हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। तो गांधीवादी जो दर्शन है, इसको आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि हो सकता है, कि हम क्या कर सकते हैं।
और थोड़ा सा उसके बारे में नेगेटिव भी बताना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना पड़ेगा। फिर वे फॉरवर्ड के साथ अपने आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आप नहीं कह सकते कि नहीं गांधीवादी दर्शन नहीं हो सकता और हमें सिर्फ युद्ध करना पड़ेगा, वही हो सकता है केवल, ऐसे कभी भी हम आंसर में नहीं लिखेंगे। हम आंसर में लिखेंगे कि गांधीवादी दर्शन क्या रहा है, वो नॉन वायलेंस का रहा है, नॉन वायलेंस को उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने सत्याग्रह की बात की है। तो इस तरह से जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका प्रयोग कर कर हम थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हाउएवर हमें कुछ और स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को बैलेंस कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में पूछा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रही है, और पूछा गया है कि आपके विचार में ये किस हद तक सफल या असफल रही। तो इसके ये आपको यहाँ पर दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, कि सक्सेस और फेलियर्स बताने हैं, सॉरी। और बिहार सरकार की जो शराबबंदी नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उस समय पर ये की गई थी। उसके बाद बात की गई है उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच विवाद स्पष्ट करें। ठीक है, बीच में काफ़ी जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप थे उस समय पर काफ़ी ज़्यादा ये विवाद रहा था, तो उस समय पर ये इम्पॉर्टेंट था। जैसे क्या संयुक्त राष्ट्र विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो कारण बताएं। तो इसमें भी कोई भी आंसर हम लिखते हैं तो उसको हमें बैलेंस करके लिखना है। हम सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स या सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बता सकते, भले ही आप उसके बारे में कोई भी विचार रखते हो, आपकी कैसी भी सोच हो, लेकिन जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमको एक बैलेंस बनाकर लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस मुद्दे को हल करने के भी हमें इसमें सुझाव देने थे। उसके बाद जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत के पीछे कारण पूछे गए हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था और इसकी जो मौद्रिक नीति पर इसके कार्यान्वयन के पक्ष और विपक्ष क्या थे। तो ये सारे हम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंट में कौन से करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है कि आप मानव अधिकारों से क्या समझते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर प्रकाश डालना है हमको यहाँ पर, और बिहार सरकार ने पिछले 1 दशक में उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या बड़े प्रयास किए हैं, ये भी बताना है। देखिए, मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, हमें वो अधिकारों की बात करनी है जो एक ह्यूमन होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ हम कोई सिटीजन किसी देश के हैं या नहीं हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक मानव हैं, तो उस रूप में हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, वो हमारे मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो दुनिया के हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो एक मानव है और मानव अधिकारों की बात हो रही है। तो इस तरह से अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे ना तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सभी लोगों और सभी देशों के लिए एक सामान्य मानक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और ये पहली बार मौलिक मानव अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित करता है। तो इसके माध्यम से पहली बार ऐसा कोई प्रयास हुआ था। इसमें 30 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना भी है। इसमें गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक स्वतंत्रताएं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अवधारणाएं भी शामिल हैं। ठीक है, साथ ही इसमें इन अधिकारों का उपयोग करने के तरीके भी बताए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो बिहार से रिलेटेड था, बिहार ने इसके बारे में क्या किया है इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि आप ये इंपॉर्टेंट आधा पार्ट लिखना ही भूल जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स को हमें कवर करना होता है। तो हम ये देख लेते हैं, बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 3 जनवरी 2000 को हुई थी, और ये 25 जनवरी 2008 से 8 सालों के बाद से ये कार्यशील हो गया था। और पिछले दशक में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उनमें क्या क्या हुआ, बीएचआरसी ने मोहम्मद हाशिम की अवैध जो हिरासत थी उसके लिए मुआवजे का आदेश दिया। कुछ चीज़ यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। बेसिकली बीएचआरसी क्या है आप समझ गए होंगे, ये बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, ये बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है राम जो देवी केस है, इसमें मुआवजा दिया गया था, और बुलबुल देवी और साधना देवी केस में भी मुआवजा दिया गया। तो ये बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा जो कार्य किए गए उनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और इसकी स्थापना बिहार सरकार ने ही की थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बिहार के जो भी प्रयास रहे हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।